रिवीजन के क्रम में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में बात हो रही है और विधायी शक्तियों में कौन कौन सी शक्तियां हैं। इसमें पहला, राष्ट्रपति संसद की बैठक बुला सकता है, बैठक का और सत्रावसान भी कर सकता है। तो बैठक को बुलाना और सत्रावसान करना ये उसकी शक्तियां हैं। लोकसभा का विघटन कर सकता है, संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है। हाँ, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता। ये ध्यान रखना होगा कि लोकसभा अध्यक्ष जो होता है लोकसभा का, वह संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। लेकिन संयुक्त बैठक को बुलाता राष्ट्रपति, कॉल राष्ट्रपति करेगा, प्रिजाइडिंग का काम वो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष जो संसद की पहला अधिवेशन होगा उसको राष्ट्रपति संबोधित करेगा। उसके साथ साथ प्रत्येक नए चुनाव के बाद जब नई लोकसभा की बैठक होगी, संसद की बैठक होगी, तो उसको भी राष्ट्रपति संबोधित करेगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति संसद को संबोधित कर रहा है और चुनाव के बाद जो नई संसद गठन में आ रही है उसको भी संबोधित कर रहा है। इसके अलावा संसद में अगर कोई विधेयक लंबित है तो उस विधेयक के मामले में राष्ट्रपति संसद से मैसेज भेजकर, संदेश भेज करके पूछ सकता है। यानी इसके मामले में राष्ट्रपति के पास संदेश भेजने की शक्ति, संदेश भेज करके उसको पूछ सकता है, जानने की कोशिश कर सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति जो है लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में या अध्यक्ष के पद की रिक्तता की स्थिति में, अध्यक्ष का पद अगर खाली है तो सदन के किसी भी सदस्य को अध्यक्षता सौंप सकता है। इस सदन का कोई भी सदस्य जिसको राष्ट्रपति चाहे अध्यक्ष बना सकता है। उसके अलावा अध्यक्ष बना नहीं सकता बल्कि अध्यक्षता सौंप सकता है। इसके अलावा संसद में कुछ विशेष प्रकार के ऐसे विधेयक होते हैं जिन विधेयकों को संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे विधेयक जिन पर राष्ट्रपति के पूर्वानुमति की जरूरत हो वे कौन कौन से विधेयक हैं? इन विधेयकों पर राष्ट्रपति के पूर्वानुमति की जरूरत है। पूर्वानुमति वाले विधेयक धन विधेयक जो अनुच्छेद 110 के अनुसार है। उसके अलावा किसी नए राज्य के निर्माण, वर्तमान राज्य के क्षेत्र, नाम और सीमा में परिवर्तन से संबंधित कोई विधेयक है वो भी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति पर ही लाया जा सकता है, जो अनुच्छेद 3 का मामला है। इसके अलावा कोई ऐसा विधेयक जिसमें भारत की संचित निधि से धन व्यय करने की बात की जाए, ऐसे विधेयक जो अनुच्छेद 117 का मामला है उस पर भी राष्ट्रपति के पूर्वानुमति की जरूरत है। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधेयक है, उस पर भी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की जरूरत है। व्यापार की स्वतंत्रता को अगर सीमित करने वाला है या राज्य के अधिकार को प्रभावित करने वाला कोई विधेयक है अनुच्छेद 304 के तहत, तो उस पर भी राष्ट्रपति के पूर्वानुमति की आवश्यकता है। कराधान से संबंधित कोई विधेयक है जिसमें राज्य के अधिकार प्रभावित हो, अनुच्छेद 274, तो यहां भी राष्ट्रपति के पूर्वानुमति की आवश्यकता है। अब बात करना है कि कोई विधेयक जिसको संसद ने पारित कर दिया हो और राष्ट्रपति के पास भेजा जाए तो राष्ट्रपति उस पर क्या कर सकता है। तो कोई विधेयक जो संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास आएगा, राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति दे सकता है, अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है या विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ये 3 काम कर सकता है कि संसद के पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। हाँ, धन विधेयक को
पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। ये बात आपको ध्यान रखना है कि धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। इसके अतिरिक्त जब किसी राज्य में राज्यपाल क्या करे, किसी विधेयक को, विधानमंडल की किसी विधेयक को, राज्य विधायिका की किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए, राष्ट्रपति के विचारार्थ अगर राष्ट्रपति के पास भेज दे तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? तो राष्ट्रपति विधेयक पर स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है, या राज्यपाल को यह कहकर के वापस लौटा सकता है कि राज्य विधायिका इस पर पुनः विचार करे। और अगर राज्य विधायिका ने पुनर्विचार के पश्चात विधेयक को राष्ट्रपति के पास, राज्यपाल के पास भेजा और राज्यपाल ने पुनः उसे राष्ट्रपति के पास भेजा, तो राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। ये बात हमें ध्यान रखना है। अनुच्छेद 200 का ये मामला है। इसके अलावा राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। और वो अध्यादेश, चूंकि अध्यादेश जारी तब होता है जब संसद का सत्र न चल रहा हो, संसद अपने सत्र में ना हो, तो जब संसद का सत्र शुरू होगा तो उसके 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अध्यादेश को अनुमोदित किया जाना चाहिए। अगर 6 सप्ताह के भीतर संसद ने अध्यादेश को अनुमोदित नहीं किया तो अध्यादेश समाप्त हो जाता है। इस तरह से कई बार प्रश्न पूछा गया है कि अध्यादेश कितने समय तक प्रभावी रहेगा, कितने समय तक प्रभावी रहेगा। तो ये ध्यान रहे कि अध्यादेश 6 माह 6 सप्ताह तक प्रभावी रहता है। अध्यादेश के अधिकतम प्रभावी रहने का जो समय है वो 6 माह और 6 सप्ताह है। इसके अलावा राष्ट्रपति जो है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग या अन्य कई संस्थाएं ऐसी हैं जिनके रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखवाता है और संसद के समक्ष इसलिए रखवाता है ताकि संसद उस पर विचार कर सके। तो ये रही राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। रिवीजन के क्रम में राष्ट्रपति की 4 शक्तियों के बारे में और बात करना है। ये वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां, इन शक्तियों के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं 1 बाय 1। तो वित्तीय शक्ति क्या है राष्ट्रपति की, ये देखते हैं। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां कई हैं। सबसे पहला, धन विधेयक जो होता है वो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से ही संसद में धन विधेयक आता है, ये राष्ट्रपति की शक्ति। इसके अलावा राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि का प्रयोग किसी भी अप्रत्याशित समय में कर सकता है। यानी अगर कोई आपातकालीन समय हो, अप्रत्याशित समय हो, आकस्मिक समय हो, तो ऐसे समय में भारत की आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति धन निकाल सकता है। इसके अलावा वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे आम भाषा में बजट कहते हैं, केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष रखवाना, ये राष्ट्रपति का अधिकार है। तो राष्ट्रपति की शक्तियों में इसके अलावा अनुदान की अगर कोई भी मांग है तो राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की कोई भी मांग संभव नहीं। तो ये हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। अब बात करेंगे हम लोग राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां क्या है। न्यायिक शक्तियों में सबसे पहले राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, इन लोगों की नियुक्ति करता है।
इसके अलावा राज्य के उच्च न्यायालय जो हैं उनके न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये उसकी न्यायिक शक्ति है। इसके अलावा राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से विधिक सलाह ले सकता है। राष्ट्रपति के पास एक अधिकार है कि वो उच्चतम न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय से विधिक सलाह, कानूनी सलाह ले सकता है, लेकिन वो सलाह जो न्यायालय देगी वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्रपति उस सलाह को माने या न माने, ये राष्ट्रपति की शक्ति है। इसके अलावा अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को दोष सिद्ध व्यक्ति, यानी कोई व्यक्ति जिसे दंडित किया गया है, न्यायालय से दंड मिला है और जेल में बंद है, फांसी होने वाली है या कुछ किसी प्रकार का दंड है, तो तमाम प्रकार के दंड का वो दंड को निलंबित कर सकता है। प्राणदंड अगर है, फांसी की सजा है तो उसे स्थगित कर सकता है, कई प्रकार का राहत और माफी प्रदान कर सकता है। इसके लिए जो कंडीशन है वो ये कि जो भी दंड है, जो भी दंडित व्यक्ति है जिसको राष्ट्रपति माफी प्रदान करेगा, वह ऐसे कानून के तहत दंडित किया गया हो जो केंद्रीय कार्यपालिका के अंतर्गत आते। इसके अलावा अगर दंडित व्यक्ति सैन्य न्यायालय से दंड पाया हो उसको भी, और साथ में ऐसा कोई भी दंड जिसका स्वरूप मृत्यु दंड होता है, ऐसे मामले में राष्ट्रपति माफी प्रदान कर सकता है। कई तरह की माफी उसके पास है, कई तरह के क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। तो ये हुआ राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्तियों के बाद राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों की बात करेंगे कि राष्ट्रपति के पास सैन्य शक्तियां भी हैं। कौन कौन सी शक्ति है? तो राष्ट्रपति के पास सबसे बड़ी शक्ति कि राष्ट्रपति सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है। भारत की सभी सेना का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति है, सुप्रीम कमांडर है। इसके अलावा जल, थल और वायु तीनों सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति के ही पास तीनों सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति का भी अधिकार राष्ट्रपति के पास है। इसके अलावा राष्ट्रपति संसद की अनुमति से युद्ध की घोषणा कर सकता है और युद्ध के समाप्ति की भी घोषणा कर सकता है। तो युद्ध के शुरू होने की घोषणा, युद्ध के समाप्त होने की घोषणा, ये दोनों तरह की घोषणा राष्ट्रपति के सैन्य शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। अब चौथी शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां। तो इस कक्षा की चौथी शक्तियां, राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई। भारत के संविधान में राष्ट्रपति को आपातकाल में विशेष शक्ति प्रदान की गई, अद्वितीय शक्ति प्रदान की गई। और वो शक्तियां तीन प्रकार से राष्ट्रपति, तीन आधारों पर, तीन परिस्थितियों में राष्ट्रपति उनका प्रयोग करता है, ये व्यवस्था की गई है। जिसमें से पहला आधार है, पहली परिस्थिति है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, अनुच्छेद 352। दूसरा है राष्ट्रपति शासन यानी स्टेट इमरजेंसी, अनुच्छेद 356 और 365। और तीसरा है वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी, अनुच्छेद 360। इस तरह से राष्ट्रपति की ये वित्तीय शक्तियां हैं, आपातकालीन शक्तियां हैं। और इन आपातकालीन शक्तियों में राष्ट्रपति को 352, 356, 360 और 365 इन अनुच्छेदों में राष्ट्रपति को ये शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है। के क्रम में हम लोग राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं कि राष्ट्रपति के पास जो वीटो पावर है वो क्या है, जिसमें वीटो क्या है, वीटो के प्रकार।
और भारत के संदर्भ में वीटो के बारे में रिवीजन में जानेंगे। तो सबसे पहले वीटो क्या है इसको देखते हुए देखते हैं कि वीटो एक प्रकार की नकारात्मक शक्ति है। वीटो का मतलब मना करने का अधिकार होना, इसे कहते हैं वीटो। सब लोग एक तरफ, कोई व्यक्ति कह दे नहीं हम इससे सहमत नहीं है और बात बिगड़ जाए, तो ऐसे अधिकार को कहते हैं वीटो अधिकार। मना करने का अधिकार, ना बोलने का अधिकार वीटो अधिकार है, इसलिए इसे नकारात्मक अधिकार के रूप में जानते हैं। भारतीय संविधान में आप जानते हैं कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 111 के तहत संसद द्वारा पारित विधेयक के मामले में निर्णय लेने के लिए 3 विकल्प होते हैं। 3 कौन कौन से विकल्प? पहला विकल्प यह है कि विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी सहमति दे दे। दूसरा विकल्प यह है कि अपनी सहमति को सुरक्षित रख ले। और तीसरा विकल्प यह है धन विधेयक को छोड़कर विधेयकों को संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा दे। 3 विकल्प, पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है, लेकिन जब पुनर्विचार के लिए लौटाएगा और लौटाने के बाद संसद विधेयक पर संशोधन करके या बिना संशोधन के विधेयक को राष्ट्रपति के पास अगर भेज देती है तो राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति को इस पर अपनी सहमति देनी पड़ती है। इस तरह से राष्ट्रपति के पास कुछ वीटो के जो अधिकार हैं उसको जानते हैं कि वीटो के कई प्रकार हैं। दुनिया में 4 प्रकार के वीटो राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे हैं सामान्यतया। तो उन 4 प्रकार के वीटो के बारे में हमें जानना है। इसमें पहला है आत्यंतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। आत्यंतिक वीटो क्या है? आत्यंतिक वीटो में इसके अंतर्गत विधेयक को सुरक्षित रखने का अधिकार है, विधेयक को सुरक्षित रख लेना। और भारत के अलावा अन्य देशों में भी है, यानी भारत के राष्ट्रपति के पास विधेयक को सुरक्षित रखने का अधिकार है। इस मामले में आप देखेंगे कि विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख सकता है। और क्या हो सकता है? विधेयक चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, किसी भी तरह के विधेयक को सुरक्षित रखा जा सकता है। यह राष्ट्रपति का पहले प्रकार का आत्यंतिक वीटो है, एब्सोल्यूट वीटो। दूसरे प्रकार के वीटो की बात करेंगे जिसे कहते हैं विशेषित वीटो, यानी क्वालिफाइड वीटो। क्वालिफाइड वीटो, किसी वीटो को विशेषित वीटो तब कहेंगे जब विधायिका के असाधारण बहुमत से, विधायिका के पास प्रचंड बहुमत हो और असाधारण बहुमत से उसका अध्यारोहण हो जाए, ओवररीड। यानी विधायिका के पास प्रचंड बहुमत है और विधायिका अपने बहुमत के आधार पर सभी चीजों को अध्यारोहित करे, ओवररीड करे, एक तरफ करके काम करना शुरू कर दे, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पास जो वीटो लगाने की शक्ति है वो है विशेषित वीटो, क्वालिफाइड वीटो। और इस प्रकार के वीटो की शक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं। भारत का राष्ट्रपति विशेषित वीटो के प्रयोग, भारत के राष्ट्रपति के पास विशेषित वीटो को प्रयोग करने की कोई शक्ति नहीं। वीटो तीसरा प्रकार है निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो। इस वीटो के अंतर्गत यह है कि राष्ट्रपति को भेजा गया कोई विधेयक, कौन कौन से संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक को छोड़कर राष्ट्रपति के पास भेजा गया विधेयक को राष्ट्रपति क्या करे? पुनर्विचार के लिए लौटा दे। पुनर्विचार के लिए लौटाना ही सस्पेंड कर दे, उसे कहते हैं सस्पेंसिव वीटो, निलंबनकारी वीटो। और भारत के राष्ट्रपति को यह वीटो प्राप्त है, यानी भारत का राष्ट्रपति किसी विधेयक को वापस पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन पुनर्विचार के बाद जब विधेयक दोबारा चाहे संशोधन के साथ आए चाहे बिना संशोधन के आए, अगर आएगा तो राष्ट्रपति उस पर अपना निर्णय देने के लिए, सहमति देने के लिए बाध्य है।
राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी ही होती है, ऐसा निलंबनकारी वीटो के मामले में भारतीय संदर्भ में राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है। इसके अलावा चौथा है पॉकेट वीटो, जेबी वीटो, पॉकेट वीटो। इसके अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को अपने पास ही विधेयक को सुरक्षित रख लेने, जेब में रख लेने की शक्ति, अर्थात सहमति दें या न दें, सहमति देना असहमति देना कुछ न करे, विधेयक को जेब में रख ले, शांत हो जाए। इस मामले में भारत का राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति से ज्यादा शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास 10 दिन की मात्र शक्ति है। 10 दिन ही राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। 10वें दिन के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति को विधेयक पर सहमति देनी होती है या नहीं देनी। लेकिन भारत के राष्ट्रपति को समय के लेकर कोई बंधन नहीं है। भारत का राष्ट्रपति चाहे जब तक विधेयक को जेब में रख सकता है, पॉकेट में रख सकता है, कोई निर्णय न ले। इस तरह से वीटो को लेकर के कुछ उदाहरण है। जैसे 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सू विधेयक पर अपनी सहमति नहीं दी, सहमति रोक दी थी। और 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग करते हुए भारतीय डाक संशोधन विधेयक को विधारित कर लिया था, यानी अपनी निर्णय और सहमति या असहमति कुछ भी नहीं दी थी। पॉकेट वीटो, भारत में पॉकेट वीटो के प्रयोग का यह उदाहरण, इकलौता उदाहरण है ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा। इसके पश्चात हमें बात करना है राज्य विधायिका के संदर्भ में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। अब तक हम लोग केंद्रीय विधायिका के मामले में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति की बात कर रहे थे। अब राज्य विधायिका के मामले में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति की बात करें। राज्य में जो सिस्टम है कि राज्य विधायिका द्वारा पारित कोई विधेयक कानून तभी बनता है जब राष्ट्रपति उस पर राज्यपाल उस पर सहमति देता है, और राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अधिकारी होता है। और इस तरह से आप देखेंगे कि केंद्र से राज्य के बीच का संबंध बनता है, जो भारतीय संघीय स्वरूप का आधार होता है। अब यदि मान लें कि राज्य विधायिका ने कोई विधेयक राज्यपाल को दिया, भेजा, तो राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के अंतर्गत कई विकल्प हैं विधेयक को लेकर के। क्या क्या विकल्प हैं? पहला विकल्प है कि विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान कर दे राज्यपाल। दूसरा विकल्प है कि अपनी सहमति सुरक्षित रख ले। तीसरा विकल्प है कि धन विधेयक को छोड़कर विधेयक को राज्य विधायिका के पास पुनर्विचार के लिए लौटा दे। और चौथा विकल्प है कि विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर ले। चौथे विकल्प पर राष्ट्रपति की चर्चा आती है कि राष्ट्रपति के विचारार्थ रख ले। तो अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ रख लिया गया और राष्ट्रपति के पास राज्यपाल के माध्यम से विधेयक आता है, तो अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के पास भी कई विकल्प हैं। विकल्प नंबर 1 राष्ट्रपति के पास कि राष्ट्रपति विधेयक को अपनी सहमति प्रदान कर दे। दूसरे विकल्प में अपनी सहमति सुरक्षित रखे, और तीसरे मामले में विधेयक को राज्यपाल के माध्यम से पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दे। लेकिन इस बार राज्यपाल के माध्यम से विधेयक जो पुनर्विचार के लिए राज्य विधायिका को भेजी जा रही है, वह विधेयक अगर राज्य विधायिका के द्वारा पुनर्विचार के बाद संशोधन के साथ या बिना संशोधन के आए, तो इस बार राष्ट्रपति अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं। मतलब ये
कि राज्य विधायिका राष्ट्रपति के वीटो को निरस्त नहीं कर सकती, जबकि पुनर्विचार के मामले में संसद द्वारा भेजा गया पुनर्विचार के पश्चात विधेयक राष्ट्रपति को सहमति देनी पड़ती है, लेकिन राज्य के संदर्भ में ये बात नहीं लागू होती है। की कड़ी में राष्ट्रपति की दो शक्तियों पर बात हो रही है, एक राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति और दूसरा राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। तो आइए इन दो शक्तियों को हम लोग स्पष्ट करते हैं। अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्राप्त है, इसको हम लोग देखते हैं कि ये अध्यादेश के मामले में बिंदुवार सूचनाएं क्या हैं। पहली बात तो ये कि राष्ट्रपति के पास एक अद्भुत शक्ति है, वह है ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अद्भुत इसलिए क्योंकि दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जिसके राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो ये बात देखें कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति केवल भारत के राष्ट्रपति के पास, केवल भारत के राष्ट्रपति। दूसरी बात यह है कि भारतीय संविधान में जो अध्यादेश का प्रावधान लाया गया वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। कहां से लिया गया है? भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। इस शक्ति का प्रयोग जो है कब होता है? तो अप्रत्याशित और अविलंबनीय मामलों से निपटने के लिए राष्ट्रपति के पास ये शक्ति दी गई है कि अप्रत्याशित और अविलंबनीय मामलों में राष्ट्रपति इसी शक्ति के द्वारा, अध्यादेश की शक्ति के द्वारा निपटे। इस अध्यादेश से या अध्यादेश रूपी जो कानून होगा, इसका प्रभाव और शक्ति दोनों संसद द्वारा बनाए गए कानून की तरह ही होगी। संसद द्वारा बनाया गया कानून और अध्यादेश में कोई अंतर नहीं होगा, सिवाय इसके कि यह अल्पकालीन प्रकृति का होगा, इसकी अवधि कम होगी और संसद द्वारा बनाई गई जो विधि होगी वो स्थायी। तो दोनों में केवल और केवल समय का अंतर। क्या अंतर है? समय का अंतर। अब देखते हैं हम लोग कि अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश को किन परिस्थितियों में जारी किया जाता है। एक तो जान लिया गया कि आकस्मिक और अविलंबनीय मामला होगा। किन किन परिस्थितियों में? तो सबसे पहला ये कि राष्ट्रपति को ये प्रतीत हो जाए कि विधि के निर्माण की जरूरत तत्काल है। राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो जाए कि विधि के निर्माण की आवश्यकता तत्काल है, बिना लेट किए विधि बनाना जरूरी है, ये राष्ट्रपति को प्रतीत हो जाए। नंबर 2, सरकार के समक्ष आकस्मिक परिस्थिति विद्यमान हो। साधारण परिस्थिति में अध्यादेश जारी नहीं होते, अध्यादेश के लिए आकस्मिक परिस्थिति का विद्यमान होना जरूरी। और तीसरी बात कि संसद के दोनों सदन, चाहे कोई एक सदन सत्र में ना हो, यानी संसद न चल रही हो, संसद के दोनों सदन न चल रहे हो या कोई एक सदन न चल रहा हो, ऐसी स्थिति में तो अध्यादेश जारी करने की ये 3 परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों के कारण अध्यादेश जारी किया जाता है। अध्यादेश के मामले में अगली बात कि राष्ट्रपति जो है संघ और समवर्ती सूची, 2 सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची से संबंधित विषयों पर अध्यादेश जारी करता है। परंतु अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है तो उस राज्य में राज्य विधि पर भी अध्यादेश जारी हो सकता है। उसके अलावा अगर राष्ट्रीय आपात लागू है तो ऐसी स्थिति में पूरे भारत में राज्य सूची के विषय पर भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इसके अलावा अध्यादेश की अवधि की बात कर ली जाए कि अध्यादेश की अवधि क्या है,
वैसे तो अध्यादेश की जो अवधि है वो अधिकतम 6 माह कितनी हो सकती है, 6 माह हो सकती है, क्योंकि अध्यादेश जारी होने के बाद जैसे ही अगली सदन की बैठक होगी, अगली संसद की अगली बैठक होगी, जो 6 माह के अंदर होनी ही है, उसके 6 सप्ताह बाद उसका अवधि समाप्त हो जाएगा। तो संसद की मंजूरी न मिलने पर 6 सप्ताह, इस तरह से कुल अवधि 6 माह 6 सप्ताह की होती। तो एक अध्यादेश की अधिकतम अवधि अगर आपसे जानने की कोशिश की जाए तो वह 6 माह की और 6 सप्ताह की, सब मिला के 7.5 माह नहीं बोलना, सब मिला के नहीं, 6 माह अलग 6 सप्ताह अलग, इस तरह से अधिकतम अवधि एक अध्यादेश की होती। आज की कक्षा में हम लोगों ने एक और बिंदु पर बात करना था और वो था राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, अनुच्छेद 72। तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्ति के रूप में क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 72 के तहत ये शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है और निम्नलिखित अपराध में दोषी करार दिए व्यक्ति को राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। कौन कौन अपराध किया हो, तो संघीय विधि के विरुद्ध दंडित व्यक्ति को, संघीय विधि के विरुद्ध दंडित व्यक्ति को, सैन्य न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति को और मृत्यु दंड पाए हुए व्यक्ति को, यानी इन 3 प्रकार की सजाओं को, 3 प्रकार के व्यक्तियों को राष्ट्रपति क्षमादान प्रदान कर सकता है। अब राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्तियां हैं वो भी कई प्रकार की, तो कौन कौन तरह से, किस किस तरह से वो क्षमा करता है। सबसे पहला जो शक्ति है वो है लघुकरण की शक्ति, कम्यूट। लघुकरण की शक्ति में है कि सजा की प्रकृति को बदल देना, सजा की प्रकृति को बदल देना, मतलब मृत्यु दंड को कठोर कारावास में बदल दिया। मतलब सजा क्या, सजा का प्रकृति, नेचर बदल दिया। मृत्यु दंड था उसको कठोर कारावास में कर दिया, यह है लघुकरण। इसके अलावा परिहार, यहां पर सजा की मात्रा को बदल देता है राष्ट्रपति। मात्रा मतलब 2 वर्ष का कठोर कारावास है, उसको घटाकर 1 वर्ष का कठोर कारावास कर दिया। ध्यान रहे कि कठोर कारावास ही है, बस समय कम किया, मात्रा कम किया। तो सजा की मात्रा कम करेंगे, परिहार। इसके अलावा विराम, विराम का मतलब यह है कि सजा कम कर देना, वो भी विशेष परिस्थिति में। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात है विशेष परिस्थिति, जैसे दिव्यांगता की स्थिति, गर्भावस्था की स्थिति। इन परिस्थितियों में सजा को कम कर देना, बहुत कम कर देना, कम कर देने को ही आप कहेंगे विराम, रेस्पाइट। चौथा प्रकार है प्रविलंबन, रिप्राइव्स। प्रविलंबन, प्रविलंबन में क्या है, दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया है। दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया है प्रविलंबन। जैसे फांसी के संदर्भ में फांसी को टालने के, जैसे फांसी आज होनी है, टाल के कुछ दिन बाद हो, फांसी ही होगी लेकिन केवल टाला गया, कुछ समय के लिए टालना, यह है रिप्राइव्स, प्रविलंबन। और एक और तरीका है राष्ट्रपति के पास, और वो है पूरी तरह क्षमा, पार्डन, पूर्णतः माफ कर देना। राष्ट्रपति इसमें पूरी तरह ऐसे माफ कर सकता है मानो अपराध हुआ ही नहीं, माने अपराध ही ना हुआ हो, एकदम निर्दोष टाइप का जो है माफ कर देना। तो इस प्रकार राष्ट्रपति को ये क्षमादान की शक्तियां हैं। ये 5 प्रकार से, 5 तरीके से राष्ट्रपति इन क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।